मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। AFEIS.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके साथ फ़िलहाल मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और नो डाउट कि इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का संबंध सीधे सीधे इतिहास से ही है, लेकिन उस इतिहास से नहीं है। सच पूछिए, जिसे आप इतिहास कहते हैं, इतिहास समझते हैं या जो आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे किस उटपटांग विषय पर बात करने जा रहा हूं, और यदि मैं बात कर रहा हूं तो जब हमारे पाठ्यक्रम में ही नहीं है तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है। इसीलिए मित्रों, मैंने इसे कहा है कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और अब मुझे उसका शीर्षक बता ही देना चाहिए। मैं आज इस बात पर करने जा रहा हूं कि बेसिकली ये जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, इतिहास होता क्या है। अब आपको लगेगा कि इतिहास क्या होता है। इतिहास होता है, लेकिन दोस्तों, अगर मैं इतिहास को इतिहास के संदर्भ में देखूंगा तो डेफिनेटली फिर वह इतिहास ही होगा, अगर मैं विषय के संदर्भ में देखूंगा तो। लेकिन मैं यहाँ इतिहास को एक विषय के संदर्भ में न देखकर, या यूं कह लीजिए कि एक विषय की सीमा में न बांधकर, इसे एक बहुत ही विस्तृत अर्थ में, एक विस्तृत आयाम में देखने की कोशिश करूंगा, जो आपके सब्जेक्ट से बिल्कुल हटकर होगा। इसलिए मैंने कहा कि यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। और सच पूछिए तो मुझे इस बात को स्वीकार करने में तनिक भी हिचक नहीं है कि पूछा भी नहीं जाएगा परीक्षा में कुछ इस तरह का कि इतिहास होता क्या है, राइट। लेकिन मित्रों, अगर मैंने फिर भी इसे बहुत अपने सिलेबस में रखा है और शुरू में मैंने कहा कि मैं इस पर आपके बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बात करूंगा, तो वो कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा। और वह कारण कुल मिलाकर मित्रों यह है कि इस इतिहास के प्रति जो आपकी दृष्टि है, या यूँ कह लीजिए कि जो आपकी इतिहास के प्रति जो अवधारणा है, यह अवधारणा बदल सके, चेंज हो सके। अब आप कहेंगे कि इतिहास के प्रति अवधारणा को बदलने की जरूरत क्या है। इतिहास है और हम सब जानते हैं कि इतिहास क्या है। जो बीत गया है वह इतिहास है, जो आने वाला है वो हमारा भविष्य है, और वर्तमान में हम जी रहे हैं। अगर समय के आधार पर विभाजन करेंगे तो ये 3 विभाजन उसके बनते हैं। तो इतिहास हमारा अतीत है, और सच में अतीत है भी, उसे मैं बदल नहीं सकता। लेकिन ये अतीत है क्या? ठीक है, अतीत है। अतीत का सामान्य सा अर्थ है बीता हुआ समय। लेकिन क्या सच में जो इतिहास है वो केवल बीता हुआ समय है, या बीते हुए समय का मात्र लेखा जोखा है, या कि उससे भी कुछ अधिक है? और अगर वह उससे कुछ अधिक है, यदि मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में यह सिद्ध कर पाया कि नहीं, इतिहास केवल बीता हुआ वक्त नहीं है बल्कि वह उससे बहुत अधिक है, तब इसका मतलब यह होगा कि अभी तक आपकी जो अवधारणा थी उस अवधारणा में बदलाव आ गया है। हो सकता है कि आप उसी रूप में इतिहास को देख रहे हो, समझ रहे हो, जानते हो जिस रूप में मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है फ्रेंड्स कि इस बदले हुए अवधारणा की जानकारी आप में जरूर होनी चाहिए कि इतिहास इनफैक्ट है क्या। अब आइए मैं इस बात पर आता हूं कि मैं इसकी बदली हुई अवधारणा आपके सामने पेश क्यों करना चाह रहा हूं। आफ्टर ऑल, आपके दिमाग में इतिहास के बारे में एक दृष्टिकोण बना हुआ है, आपने इतिहास पढ़ा भी है, और हो सकता है कि आप सिविल सर्विस के लिए इतिहास विषय की कुछ तैयारी भी कर रहे हों, कर चुके हों। तो मैं आपकी उस अवधारणा को जो ऑलरेडी बन चुकी है बदलना क्यों चाहता हूं, उसे मैं बने ही रहने देना क्यों नहीं चाहता। मित्रों, इसके पीछे मेरी बहुत ही एक सुचिंतित योजना नहीं कहना चाहिए बल्कि सुचिंतित विचार है। बहुत अच्छी तरीके से सोचा विचारा हुआ एक तथ्य है। मैं एक ही तथ्य की बात करूंगा। तथ्य यह है फ्रेंड्स कि जब हम इतिहास को, बेसिकली ये इतिहास है जो हो चुका, वह इतिहास है, ऐसा ही हुआ था वह इतिहास है। जब हम इतिहास को एक अतीत मान लेते हैं तो यह इतिहास हमारे लिए एक, आप यूं कह लीजिए कि मृत जैसा हो जाता है। अतीत जो बीत गया है, अतीत जो मर चुका है,
यानी कि एक प्रकार से कब्रिस्तान, इतिहास एक ऐसी जगह है जहां अतीत में घटनाएं घटी थी, लोग हुए थे और इतिहास में दफना दिए गए हैं, यानी कि कब्रिस्तान। और आप जानते हैं कि कब्रिस्तान से मोहब्बत तो नहीं होती, हालांकि हम सबको अंत में वहीं पहुंचना होता है। इसके बावजूद हमें भय लगता है, हमें डर लगता है, क्योंकि लगता है कि ये तो जीवन का अंत है। और कौन अपने जीवन का अंत करना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। हम सब अमर होना चाहते हैं। तो कब्रिस्तान से मोहब्बत कैसे हो सकती है? जब तक कि कोई फिलॉसफिकली बहुत हाई लेवल पर ना पहुंच गया हो, चाहे वो आध्यात्मिकता का स्तर हो या विचारों का स्तर हो या भावनाओं का स्तर हो। अदरवाइज तो कब्रिस्तान से भय ही लगता है ना। तो मित्रों, जब हम उसे एक मृत मान लेते हैं, इतिहास को जो सामान्यतः माना जाता है, तो सच पूछे तो इससे जो हमारा प्रेम होना चाहिए वह प्रेम नहीं रह पाता, गायब हो जाता है। अब मृत से क्या प्रेम करना, नए हैं जो जीवित हैं उनसे प्रेम किया जाए। और जैसे ही हमारा प्रेम कम होता है, मान करके चलिए जो ये इतिहास है, इतिहास हमारे लिए रोचक नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा प्रेम उससे नहीं है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिलॉसफिकली सोचेंगे, तो कोई चीज़ हमें इंटरेस्टिंग कब लगती है? हम कह देते हैं कोई चीज़ जब सरल होती है, पढ़ने के मामले में कह देते हैं, जब वो हमारी समझ में आती है तो हमें इंटरेस्टिंग लगने लगती है। लेकिन एक उसका दूसरा जो उससे भी गहरा पक्ष है वो ये है कि कोई भी विषय हमें तब रोचक लगने लगता है जब हमारा उससे प्रेम हो जाता है। ये मोहब्बत में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वह किसी भी चीज़ के प्रति हमारी रुचि पैदा कर देती है। अब आप इसके बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, आप सब इसके अनुभवी होंगे ही थोड़े बहुत, तो है ना। जिसके प्रति भी हमें प्रेम होता है उसके प्रति हमारी रुचि डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, मैं जो इतिहास के प्रति आपकी जो अवधारणा को बदलना चाह रहा हूँ, अब आप देखिए कि क्लियर होगा। वो इसलिए क्यों, ताकि इतिहास आपके लिए इस कब्रिस्तान से, इस विश्राम घाट से जीवित होकर, मृत है जीवित होकर, एक ऐसे स्वरूप के रूप में सामने आए कि आपको उससे मोहब्बत हो जाए, आपका उससे प्रेम हो जाए, आपको लगे कि नहीं नहीं, अरे ये तो जीवित है, अरे ये तो मैं ही हूं, मैं ही इतिहास हूं, मेरे आसपास जो कुछ भी मैं देख रहा हूं इन सब में इतिहास है। तो फिर इतिहास मरा कहां है? इतिहास मृत नहीं है, ये तो जीवित है, ये तो रूप बदल करके फिर से वही आ गया है। तो जब आपको लगेगा कि नहीं, इतिहास मृत नहीं है बल्कि इतिहास जीवित रूप है, जीवित ही नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का एक जीवंत पक्ष है, तो सीधी सी बात है कि फिर आप उसके साथ इंटरेक्ट करने लगेंगे, उसके साथ संवाद करने लगेंगे, उसके साथ बातचीत करने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप उसे जीने लगेंगे। और आप ये बताइए कि जो चीज़ आप जीते हैं, पानी है, हवा है, इसे आप जीते हैं, मुफ्त जैसी चीज़ें हैं, ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो जब मुझे ये लगने लगेगा कि मैं तो इतिहास को जीता हूँ, मैं खुद ही इतिहास हूँ, तब आपको नहीं लगता है कि स्वाभाविक तौर पर, मतलब एक नेचुरल ही मेरे अंदर ये भावना पैदा होगी कि ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो मेरी प्राणवायु है, ये तो मैं ही हूँ। तो जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से मित्रों इतिहास के प्रति हमारा प्रेम हो जाएगा, और जैसे ही इतिहास के प्रति प्रेम होगा उस विषय में आपकी रुचि पैदा हो जाएगी। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा होगा। मेरी कोशिश तो देखिए यही है, अगर आप मेरा ज़्यादा साथ देंगे, जितना ज़्यादा साथ देंगे, मैं समझता हूं कि मुझे अपनी कोशिश में आप उतना ही ज़्यादा सफल बना पाएंगे। राइट। अब आप एक प्रश्न फिर कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि सर आपको ये डाउट क्यों है कि जो इतिहास है उसको हम सब नीरस मानकर चलते हैं? दोस्तों, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। डाउट तो मुझे तब होता जब मुझे लगता कि लोग नीरस मानते हैं या नहीं मानते हैं। मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि अधिकांश स्टूडेंट, देखिए सब के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, और जिनको इतिहास में रस आता है, मज़ा आता है, उनसे मैं यहाँ क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो मेरी इस बात को अदरवाइज न ले। अदरवाइज ज़्यादातर स्टूडेंट इतिहास को नीरस मानते हैं, जिसमें कोई रस नहीं है, जो चीज़ मर गई है, क्योंकि दिमाग में तो वही बैठा हुआ है, उसमें क्या रस लेना। इतिहास एक नीरस विषय है, ये उनकी धारणा है। दोस्तों, एक कहावत है ज्योग्राफी और हिस्ट्री के दोनों के बारे में।
वो कहावत ये है, आप सब जानते होंगे या पता नहीं अब नई पीढ़ी में ये कहावत प्रचलित है या नहीं है, क्योंकि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स अब आगे चल कर के लोग कम ही लेने लगे हैं, और वो है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा। ये तो पहला कह दिया आपने, बेवफा। रात में पढ़े और सुबह सफा। अच्छा तुकबंदी, अच्छी तुकबंदी है। अब आप ये बताइए कि जो बेवफा होगी, अब उससे तो आपकी मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि अब आप उसने आपसे बेवफाई कर दी है, उसने आपके साथ प्रेम नहीं निभाया है, ईमानदारी नहीं निभाई है। तो अच्छा है फिर तो। और बेवफा वो क्यों है? क्योंकि छोड़कर चली गई है। छोड़कर किस तरह से चली गई कि रात में तो आपने पढ़ा तो आपको लग रहा था कि नहीं ये तो मेरी है और मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है, यह विषय मेरा है, अच्छे से समझ में आ गया। आप इतिहास पढ़ करके देखिए तो ऐसा थोड़ी लगता है कि ये समझ में नहीं आ रही। ये इतिहास कहानी किस्सों की तरह है, एक बार पढ़ने पर आपको समझ में आ जाता है। उसमें कोई मैथमेटिक्स के इक्वेशंस नहीं है कि आपको फार्मूला याद करना है, फिर समीकरण सिद्ध करने हैं, विज्ञान की तरह चीज़ों के साथ माथापच्ची करनी है, ऐसा कुछ थोड़ी है। आप पढ़ते हैं, समझ में आ जाती है। लेकिन मुश्किल क्या होती है? मुश्किल ये है कि रात में आपने तैयारी की और सुबह उठकर जब आप दोहराने लगे तो पता लगा कि वो तो साफ हो गया, आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं। और चूंकि रात में वो विषय आपका अपना था, सुबह वो विषय आपका नहीं रहा, तो आपने उसे कह दिया बेवफा। यह वफादार विषय नहीं है। दोस्तों, मैं आपकी इसी धारणा को बदलने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं, ये बेवफा नहीं है। वो अगर छोड़कर वो विषय चला गया है तो कोई ना कोई बात तो होगी, हमें अपने उसी बात को समझना होगा। और बात उसकी ये है क्योंकि उस विषय को जब हमने पढ़ा तो बड़ी निरस्ता के साथ पढ़ा। निरस्ता के साथ पढ़ने का मतलब है कि उसे हमने बोझ मानकर पढ़ा, अनमने भाव से पढ़ा, पूरे मन से नहीं पढ़ा, अनमने भाव से पढ़ा। अब ये बताइए कि जब आप खुद ही अपनी वफादारी नहीं निभा रहे हैं किसी विषय के साथ, तो विषय कैसे आपके साथ वफादारी निभाएगा? आखिर में विषय भी तो कुछ न कुछ जीवंतता रखता है, उसकी भी अपनी एक चेतना है, उसका भी अपना एक मस्तिष्क है, वह भी अपने तरीके से सोचता समझता है। आपको लगता है कि ये साहब ये किताब है, ये तो हिल डुल नहीं सकती है, इसमें क्या जान है? लेकिन उस किताब में जितनी जान है उतनी तो किसी दूसरे में जान होती ही नहीं है। किताब तो सदियों से चली आ रही है। आप सोचिए, कुरान कब से है, गुरु ग्रंथ साहब कब से है, वेद कब से है, गीता कब से है, बाइबल कब से है, हजारों साल से ये चले आ रहे हैं। तो इनकी जीवंतता का कोई मुकाबला है? हम कितने साल रहेंगे? तो ये जीवंत ही है। लेकिन उनकी धड़कनों को पहचानना पड़ता है, उनकी धड़कनों को पकड़ना पड़ता है, उनकी धड़कनों से तालमेल बैठाना पड़ता है, और इसके बाद धीरे धीरे वो हमारी अपनी धड़कन बन जाती है, वो विषय हमारा बन जाता है। सीधी सी बात है। तो हमसे कोई बेवफाई न करे या हमसे कोई वफादारी निभाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी तो है कि ये भी तो ज़रूरी होता है कि हम उसके प्रति अपने इस गहरे प्रेम का प्रमाण दें कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। उसको जब यकीन हो जाएगा कि सच में यह मुझे कितना चाहता है, तो वह विषय आपको छोड़कर नहीं जाएगा, वो आपके साथ रहना चाहेगा, क्योंकि हर को प्रेम चाहिए, विषय को भी प्रेम चाहिए। तो मित्रों, ये सच पूछिए तो केवल इतिहास की ही बात नहीं है, ये हर विषय की बात है, हर वस्तु की बात है, हर व्यक्ति की बात है कि जिससे भी आप प्रेम करेंगे वह आपका हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रेम करेंगे वह विषय उतना ही ज़्यादा आपका होगा। और अब मैं अंतिम वाक्य पर आता हूं कि इसमें मैं जो बताने जा रहा हूं कि इतिहास क्या है, इस तरीके से ही मेरी कोशिश बताने की होगी कि इतिहास से आपको प्रेम हो जाए, यानी कि इतिहास के बारे में जो बनी बनाई जो अवधारणा है वह अवधारणा बदल जाए और इतिहास आपको अपनी कहानी लगने लगे। राइट दोस्तों, तो आइए अब मैं इस पृष्ठभूमि के बाद, इस बैकग्राउंड के बाद अब इस बात पर आता हूं कि इतिहास है क्या। राइट दोस्तों, लेकिन जो मेरी बात होगी उसको आप सीधे सीधे विषय से जोड़कर मत देखिएगा। बावजूद इसके कि ये विषय ही है, मैं इतिहास के लिए कोई अलग से तथ्य लेकर के नहीं आ रहा हूं, मैं उस विषय को ही अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूं और कुछ नहीं है ना। लेकिन मैं उसको किताबों के कैद से निकाल रहा हूं, क्योंकि हमें जब ये लगता है कि नहीं ये विषय तो केवल किताबों में कैद है, तो स्वाभाविक है कि उसमें निरस्ता आती है। मैं उसे उस कैद से मुक्त करना चाह रहा हूं, शायद मुझे सफलता मिल जाए।
आइए अब हम इस पर सिस्टमेटिक तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं और कुछ कहानी किस्सों के अंदाज में इस रूप में कि हम बड़े असहज तरीके से, अनौपचारिक तरीके से इस विषय पर बातें करेंगे, है ना, ताकि एक विषय का जो एक सुगढ़ता होती है, सुगढ़ता कहीं ना कहीं कभी कभी बोझ भी बन जाती है। भले ही वो सुगढ़ता ना हो लेकिन उसमें एक रोचकता आ जाए और हमारी जो अवधारणाएं हैं, जो सही अवधारणाएं हैं, वो स्थापित हो जाए। राइट मित्रों, अब आप देखिए कि जब हम इतिहास कहते हैं, इतिहास में आपको दो चीजें मिलेंगी। राइट, इतिहास में जो पहली चीज होगी वो क्या होगा, वह होगा काल, जिसे आप कहते हैं समय, यानी कि टाइम। आपको ये चीज मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा, कोई ना कोई काल होगा, टाइम होगा, है ना, कि ये घटना इस समय हुई। कोई भी घटना देखिए समय के संदर्भ में ही घटती है। जो सेकेंड पॉइंट होगा इसमें वह होगा स्थान, जिसको मैं कहूंगा यहां स्पेस, टाइम एंड स्पेस के संदर्भ में, अदरवाइज आप इसको प्लेस भी कह सकते हैं। कोई ना कोई स्थान होगा जहां वो घटना घटित होगी। राइट, और जो इसका जो थर्ड पॉइंट होगा वह होगा घटनाएं, इवेंट्स, एक्शन आप इसको कह सकते हैं, इवेंट्स, या इसे ही अगर आप फिलोसॉफिकल वर्ड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वह होगा एक्शन या एक्टिविटीज, एक्शंस। ये तीन चीजें होंगी। सच पूछे तो ये तीन चीजें मिलकर इतिहास की रचना करती हैं। अब आप देखें कि अगर हम काल की बात को लें तो सीधी सी बात है कि हर क्षण इतिहास बन रहा है, हर क्षण इतिहास बन रहा है, एक एक सेकंड पर इतिहास का निर्माण हो रहा है। क्योंकि अतीत क्या है, जो बीत गया, अभी आपने 15-20 मिनट पहले जो मुझे सुना है वो बीत गया ना, 15 मिनट पहले की चीजें अतीत हो गई हैं, वो 15 मिनट काल हो गया वो। और जब आप इसी लेक्चर को कल सुनेंगे तो पता लगा वो एक दिन पुराना हो गया, इतिहास हो गया, समय। तो दोस्तों, जब इस काल को आप थोड़ा सा विस्तार देंगे तो आप ये बताइए कि मान लीजिए कि आप 20 ईयर्स के हैं, तो ये 20 ईयर्स का आपका इतिहास है। आप ये 20 ईयर्स के इतिहास की रचना अपने जीवन से संबंधित आपने खुद किया है, खुद का इतिहास बनाया। देखिए, इतिहास को कोई ना कोई तो बना रहा है ना। दो तरह के लोग होते हैं, इतिहास को बनाने वाले और इतिहास को पढ़ाने वाले। गांधी जी के पास एक प्रोफेसर हिस्ट्री के आए और बड़ी इधर उधर की बातें करने लगे। गांधी जी थोड़े से खफा से हुए और उन्होंने कहा कि प्रोफेसर्स लोग, यू टीच हिस्ट्री, आई क्रिएट हिस्ट्री, कि मैं इतिहास बनाता हूं और तुम इतिहास पढ़ाते हो। गांधी जी जैसे लोगों ने इतिहास बनाया ही है, तो हम सब कम से कम अपना तो इतिहास बना ही रहे हैं। ये है काल, है ना। मैं इसको बहुत फिलोसॉफिकली नहीं बनाऊंगा, है ना, मैं एक संक्षिप्त में केवल आपकी शुरुआती धारणा स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं। जब आप 20 ईयर्स का आपका जो जीवन रहा है, आप कहीं ना कहीं स्पेस में थे। स्पेस का मतलब यहां आप अंतरिक्ष से मत लगाइएगा, इसमें ग्रह, ये धरती भी है न कोई स्थान आपका रहा है। अब आप इस काल के साथ में आप इस स्थान जोड़ते चले जाएंगे। आप कहाँ कहाँ रहे, कहाँ जन्म लिया, कहाँ पढ़े, कहाँ क्या क्या आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से की, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया, ये सब के सब स्थान हो गए। इसके बाद फिर ये घटनाएं हो जाएंगी कि इन 20 वर्षों के दौरान आपने किया क्या क्या है, क्या क्या किया है, या 25 वर्षों के दौरान आपने क्या क्या किया, पढ़ाई की, नौकरी की, खेल खेले, क्या उपलब्धियां, क्या डिग्रियां ली, ये सब, और कुल मिलाकर के ये आपका इतिहास हो गया। मित्रों, जब हम इसे काल, स्थान और घटनाओं के संदर्भ में देखते हैं तो सच में इतिहास नीरस हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप पढ़ेंगे कि साहब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और वो बक्सर का युद्ध, एक तरफ 3 भारत के शासक थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, और फलाना हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आपको लगता है यार ये क्या हम पढ़ रहे हैं। काल हो गया 1764, स्थान हो गया बक्सर, और घटनाएं हो गई युद्ध। और इसके बाद फिर उस युद्ध के बाद फिर क्या संधियां हुई और उनके क्या परिणाम हुए, वो घटनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें। तो आपको लगता है कि यार हो गया, ठीक है, अब हमको उससे क्या लेना देना है, बात खत्म हो गई।
बात खत्म नहीं हुई है, बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ, बात खत्म नहीं हुई है। ये सब बातें हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारे अंदर वो सारी चीजें जीवित हैं। तो दोस्तों, जब हम ये समझते हैं कि जो हमारे अंदर ये सारी चीजें जीवित हैं, अब आप देखिए कि हमारे लिए फिर इतिहास क्या बन जाती है। मैंने कहा कि ये सारी चीजें हमारे अंदर जीवित हैं, तो अब इतिहास का आप एक दूसरा रूप देखिए। एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण आपको दे रहा हूं। फ्रेंड्स, चाहे आप सिविल सर्विस का एग्जाम दें, चाहे कोई भी आप परीक्षा दें, आप एक आवेदन पत्र भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपका अपना नाम होता है, ठीक है, सामान्यतया आपका अपना नाम होता है, जन्म की तिथि होती है, जन्म का जो स्थान है वो लिखते हैं, जन्म कहाँ हुआ था, अगर कुछ भी पूछा जाता है तो, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद माता पिता, आपके माता पिता कौन थे ये भी आप लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप बहुत ही सामान्य फिर शैक्षणिक योग्यता की, आपने क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है, अगर आप कहीं नौकरी वोकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो शैक्षणिक योग्यता, और फिर उसमें ये भी रहता है कि आपने कहाँ कहाँ से हासिल की। ये जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, आपके बारे में जो सूचनाएं मांगी गई हैं, और जब आप आवेदन पत्र भर रहे हैं तो आपकी एज 25 ईयर्स की है। अब आप मुझे बताइए ये क्या है। नाम आपने नहीं रखा है, नाम किसी ने रखा है, चलिए ये तो आपकी एक पहचान हो गई। मैं चैप्टर मान लेता हूँ हिस्ट्री का कि आपके नाम का ये चैप्टर है, इतिहास का एक अध्याय है। लेकिन ये जो जन्म और जन्म स्थान है, ये जो समय है, इसको तो हुए 25 साल हो गए ना। क्या आप इसमें इतिहास नहीं देख रहे हैं? ये जो पूरा का पूरा जो हिस्सा मैंने आपको बताया है यहाँ पर जो, क्या आपको इसमें अपना इतिहास दिखाई नहीं दे रहा है? आप इस तरह की इंफॉर्मेशन दे करके क्या आप अपने इतिहास की जानकारी नहीं दे रहे हैं? नंबर 1, आप पूरे अपने इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। आप देखिए कि इसमें समय है, जन्म समय है, स्पेस है ही, कहाँ कहाँ से आपने शिक्षा हासिल की है, सब है। फिर आप अपना पता भी देते हैं, आपका अपना एड्रेस भी होता है, याद रखिए। ये सब के सब स्पेस हैं, स्थान है, काल, स्थान, और फिर घटनाएं। शैक्षणिक योग्यताएं में आप जो कुछ भी दे रहे हैं वो सारी की सारी घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित हुई हैं, जो आपने हासिल किए हैं। अनुभव अगर पूछेंगे कि कहाँ कहाँ नौकरी की, तो वो भी घटनाएं हैं। मतलब एक जो घटनाएं स्पेस होते हैं, इनको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखिए, है ना। शाब्दिक अर्थ पे मत जाइए, ये भावात्मक अर्थ लीजिए, है ना, जिसको हम कहते हैं कि क्या ध्वनित हो रहा है, उससे भावार्थ क्या निकल रहा है ना। जब आप भावार्थ पर जाएंगे तो तब चीज़ों के अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं, बदलने लगते हैं, और वो बड़े खूबसूरत भी होते हैं। जो बदलाव होता है वो बहुत खूबसूरत बदलाव होता है। अब आप देखिए कि ये सारा का सारा आपका अपना इतिहास है। तो दोस्तों, अब मैं इस बात पर आता हूं कि चलिए, आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो मेरा एक्सक्लूसिव इतिहास है नहीं, ये तो मैं हूं, तो ठीक है, मैं इन सब चीज़ों से प्रेम करता हूं। आप देखिए कि हम सब प्रेम करते हैं कि नहीं, अपने स्थान से प्रेम करते हैं जहां हमारा जन्म हुआ, अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, जन्म हुआ, अपने माता पिता से हम प्रेम करते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा। हम अपने स्कूल से और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं और याद रखते हैं। अपने एड्रेस से हमारी मोहब्बत होती है। तो इन सब चीज़ों से हमारी मोहब्बत है, इन सब चीज़ों से हमारा प्रेम है। तो हो गया कि भाई ये तो एक्सक्लूसिव है, चलिए ये तो मेरी बात है। अब मैं आपको इसके थोड़े से और बड़े क्षेत्र में ले जा रहा हूं। इसी का अब मैं आपको एक विस्तृत परिदृश्य दिखा रहा हूं। मित्रों, आपसे मैं एक बहुत ही छोटा सा सवाल कर रहा हूं कि क्या आप अपने माता पिता के बारे में, और यदि आपका अपना अनुभव रहा है तो दादा दादी के बारे में, दादा दादी, नाना नानी, हालांकि आपको ये सब चीज़ें बड़ी बचकानी सी लग रही होंगी, लेकिन ये बचकानी नहीं है। इतिहास के बारे में अवधारणा बताने के लिए बहुत ज़रूरी है, बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप इनके बारे में बातें नहीं करते? इनकी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं बताते? आप बताते हैं ना। दादा दादी आपको कितना प्यार करते थे, आपके जीवन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, छुट्टियों में कैसे नाना नानी के यहाँ जाते थे, नाना नानी कैसे आपको गोद में लेकर के कहानियाँ सुनाते थे, क्या क्या करते थे। आप इन सारी बातों को याद करते हैं।
और याद रखिए कि ये जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं और माता पिता हैं, ये आप नहीं हैं। इंडिविजुअली तो आप नहीं है ना, आप तो आप हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप जुड़ाव के कारण इनको जो बेसिकली इतिहास हैं आप याद करते हैं। आपके नहीं होने के बावजूद, आप नहीं हैं, दादा दादी आप नहीं है, नाना नानी आप नहीं है, माता पिता आप नहीं है, आप किसी दूसरे के बनेंगे, आप तो नहीं है। लेकिन फिर भी आप इन्हें याद करते हैं और बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। और जो भारतीय परंपरा है वो तो केवल इन्हीं को इसी रूप में याद करने की बात नहीं है, बल्कि हमारे सामने तो पूरा का पूरा एक पितृपक्ष है। 15 दिनों तक हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा के साथ याद करते हैं, जल देते हैं, उनके नाम पर ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, ये मानते हुए कि उनकी आत्मा तृप्त होगी, वो खुश होंगे, वो हमें आशीर्वाद देंगे। तो आपको क्या लगता है ये पितृपक्ष क्या है? क्या वास्तव में ये इतिहास के प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा नहीं है? अब ये बात अलग है कि वो मेरा अपना एक्सक्लूसिव इतिहास है, क्योंकि मैं सबके दादा दादी नाना नानी और इन सब के पितृपक्ष नहीं मनाता हूँ, मैं अपने दादा दादी नाना नानी के पितृपक्ष मनाता हूँ। राइट, सबके साथ यही होता है। लेकिन इनकी अवधारणाओं को देखिए, मैं आपके मतलब जो एक हमारी जो सोचने समझने का जो दायरा होता है उसको मैं थोड़ा सा विस्तृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम पितृपक्ष मनाते हैं तो पितृपक्ष भी एक तरीके से इतिहास के प्रति अर्पित की गई हमारी श्रद्धांजलि है, हम उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह होता है कि हम दादा दादी नाना नानी माता पिता को क्यों याद करते हैं? अब आप देखिए कि मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। हम इन्हें क्यों याद करते हैं? क्या जरूरत है? ठीक है, अब वो थे, चले गए, अब तो नहीं है, इसके बाद भी हम याद करते हैं और बड़ी भावनात्मकता के साथ याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत रस लेकर याद करते हैं, बावजूद इसके कि वो हमारे साथ नहीं है। दोस्तों, इसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है और सच पूछे तो कहीं ना कहीं जैविक पक्ष भी है, वो इसलिए कि वो हमारे साथ अब नहीं है, इसके बावजूद वे हम में हैं। और हैं कहाँ हैं? हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वो हम में हैं, यानी कि वो हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर वो मौजूद हैं, जिसे आप जैविक लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एक प्रकार से डीएनए कहते हैं। वो हमारे डीएनए में मौजूद हैं, उनके टुकड़े हमारे अंदर हैं, हम उन्हें जीते हैं। उन्होंने हमें केवल पाला पोसा है तो केवल भोजन पानी ही नहीं दिया है, केवल शेल्टर नहीं दिया है, उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, उन्होंने हमें जीवन के मूल्य दिए हैं, उन्होंने हमारे अंदर न जाने कितनी भावनाएं भरी हैं, उन्होंने कहानी किस्सों के जरिए न जाने हमें किस किस तरह की शिक्षाएं दी हैं। भले ही अब हम इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करके ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हमारे दादा ने बताया था, हमारे पिताजी ने बताया था, हमारी माता ने बताया था, हमारी नानी ने बताया था, हमारे चाचा ने बताया था, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। शहद की तरह की शहद में नहीं बता सकते कि इसमें किस फूल का रस है, लेकिन है तो कई फूलों का रस। तो हम जो कुछ भी बने हुए हैं, हमारे बनने में हमारे परिवार के और दूसरे लोगों का योगदान रहा है, हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो हमारी चेतना में स्पंदित होते हैं, वो हमारी चेतना में धड़कते हैं। यानी कि हमारी जो चेतना है, या कह लीजिए कि मेरी जो चेतना है, वो सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हम सब की है। मेरी जो अपनी चेतना है वह हम सब की चेतना का एक हिस्सा मात्र है। वह इंडिविजुअल नहीं है, वह आइलैंड नहीं है कि मैं हूं, ऐसा नहीं है। मैं पता नहीं कितनों का संग्रह हूं, कितनों का संकलन हूं, कितनों का संचयन हूं, ये मैं हूं। मित्रों, आप इसे थोड़ा सा महसूस करके देखिए। मेरी बातें हो सकता है कि थोड़ी सी आपको अविश्वसनीय सी लग रही हो, या हो सकता है कि आपको अनर्गल प्रलाप भी महसूस हो रहा हो, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, अपने को टटोलिए, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, मैं यह हूं। तो दोस्तों, ये तो मैंने परिवार तक आपको सीमित रखा है, लेकिन क्या व्यक्ति केवल परिवार तक सीमित है?
या परिवार से वो और भी आगे बढ़ जाता है? याद रखिए, परिवार से भी आगे बढ़ता है। देखिए, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ जो मेरे अंदर है, इतिहास के रूप में है। आप ये बताइए कि जो आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, जो फॉर्मल एजुकेशन हुई है, इस फॉर्मल एजुकेशन में न जाने कितनों का हाथ है। और मैं जो फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ उसको आप केवल स्कूल एजुकेशन तक मत लीजिए। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जिनसे भी हम मिलते हैं, जिनसे हम मिलते नहीं हैं लेकिन हम देख कर सीखते हैं। पता नहीं कितनी स्मृतियां हमारे दिमाग में, उनके दृश्य इस तरीके से रचे बसे हैं कि हमने देखा और बस वो स्मृतियों में हमारे समा गए हैं, रच बस गए हैं। हमने उन्हें दर्ज नहीं किया, सोच समझ कर दर्ज नहीं किया, वो तो दर्ज हो गए। उनका क्या? वो कहां से हो गए? वो कहां से हो गए? फिर पूरी की पूरी प्रकृति, आप पूरे के पूरे जब ट्रैवल करते हैं तो प्रकृति क्या आपके दिमाग में समाती हुई नहीं चली जाती है? जब आप ट्रेन से सफर करते हैं तो न जाने कितने पहाड़, पर्वत, जंगल आपके दिमाग में समाते चले जाते हैं। आप कोई उसे क्लिक नहीं करते कि बिना क्लिक किए का कोई कैमरा है, अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में दर्ज नहीं होगी, वो तो कंटिन्यू क्लिक हो रहा है। तो ये सब फिर आप, हमारा राष्ट्र है, क्या राष्ट्र ने हमें नहीं बनाया है? जब मैं अपनी चेतना की बात करता हूं, आप अपनी चेतना की बात करते हैं, कोई भी अपनी चेतना की बात करे, तो क्या वो अपने इस राष्ट्रीय चेतना से अलग हो सकता है? मान लीजिए कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप कुछ भी हों, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, जैन हैं, आप जो भी हों मुझे नहीं मालूम है, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी आप हैं, मान लीजिए जिस भी हैं, आप मुझे बताइए कि ये क्यों है? आप हिंदू क्यों हैं? आप मुसलमान क्यों हैं? सिख, ईसाई, जैन, पारसी क्यों हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। आपने किया क्या? कुछ नहीं किया है। आपने सिर्फ यूं कह लीजिए कि एक किसी पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले माता पिता के गर्भ से जन्म ले लिया। आपने तो केवल यही किया है ना। और आपने जन्म नहीं लिया है, ये प्रकृति ने दे दिया है। आप कोई अपनी चॉइस से थोड़ी आए कि नहीं मुझे तो हिंदू बनना है तो मैं हिंदू के माता पिता के गर्भ से जन्म लूंगा, मुझे ईसाई बनना है, क्रिश्चियन बनना है तो मैं ऐसे ये तो आपकी चॉइस नहीं थी ना। ये तो बिना चॉइस, जिसको आप कह सकते डिफॉल्ट हो गया, मतलब बिना कुछ किए हो गया ये। तो जो ये आपने जो जन्म लिया है, जो आपके जो माता पिता हैं, आपके माता पिता क्यों हिंदू हैं, चलिए मैं मानता हूं कि आप एक हिंदू हैं, तो जो बात आपके लिए सच है कि आपने अपनी पसंद से जन्म नहीं लिया है, वही बात आपके माता पिता के लिए भी सच होगी। आपके माता पिता के लिए भी वही बात सच होगी, फिर उनके माता पिता के लिए, फिर ये तो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती चली जाएगी ना, क्योंकि किसी का भी अपने जन्म पर अधिकार नहीं है। तो अब आप बताइए कि ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये जो सारा का सारा ये जो मामला हम देख रहे हैं, ये मामला क्या है? ये राष्ट्रीय मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय मामला है। आप दुनिया में ट्रैवल कीजिए, जब आप ट्रैवल करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको हर राष्ट्र के व्यक्तियों का चरित्र अलग अलग मिलेगा, उनके सोचने समझने का तरीका, उनका मैनर्स, उनकी चेतना, सारी चीज़ें अलग मिलेंगी। अमेरिकन अलग तरीके से बात करेगा आपके, जब आप लैटिन अमेरिकी देश में जाएंगे तो अलग तरीके से उसके सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ तक कि यूरोप के तो बड़े छोटे छोटे देश हैं ना, वहाँ आप चले जाइए, आप इटली में जाइए तो वहाँ बिल्कुल आपको अलग तरीके के लोग मिलेंगे, और जर्मनी में जाइए तो बिल्कुल अलग तरीके के, और इंग्लैंड में चले जाइए तो बिल्कुल अलग तरीके के लोग मिलेंगे। मेजर डिफरेंस मिलेगा आपको। तो ये लोग कहाँ से आ गए? इन्होंने अपने लिए क्या किया? ये लोग ऐसे क्यों बन गए? सीधी सी बात है, ये लोग ऐसे क्यों बन गए? ये लोग इसलिए ऐसे बन गए क्योंकि इनका यह राष्ट्रीय चरित्र है, मतलब राष्ट्र ने उनके इस चरित्र का निर्माण किया है, और चरित्र का चेतना से सीधे संबंध है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं केवल मैं ही हूं? आपके अंदर आपका राष्ट्र समाया हुआ है, और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो याद रखिए कि फिर पूरी की पूरी संस्कृति समाई हुई है, और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो पूरा का पूरा इतिहास समाया हुआ है।
जब मान लीजिए कि मैं अपनी चेतना की बात करता हूँ तो मेरी चेतना में न जाने कितनी सारी चीज़ें, मेरी चेतना में वैदिक काल भी है, मेरी चेतना में बौद्ध और जैन दर्शन भी हैं, मेरी चेतना में सूफीज़्म है, मेरी चेतना में इस्लाम है, मेरी चेतना में भक्ति काल है, मेरी चेतना में राजा राम मोहन राय के समाज सुधार के आंदोलन के सारे तत्व हैं, फिर मेरी चेतना में हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्षता भी है, मेरी चेतना में पता नहीं क्या क्या है। मेरी चेतना में वही थोड़ी है जो मैं देख रहा हूँ या जब से समझ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि जब से मैं समझने लगा, जब से मैंने होश संभाला है तभी से मेरी चेतना चीजों को दर्ज कर रही है। बस वो हजारों साल से दर्ज करती चली आ रही है। और अगर मैं कहता हूं कि हजारों साल से दर्ज करती चली आ रही है, इसका मतलब है कि जो मेरी चेतना है वो हजारों साल पुरानी है। शरीर मेरा नया है, याद रखिए, मेरा शरीर नया है। अगर मैं 25 साल की उम्र का हूं तो मेरा शरीर भी 25 साल का है, लेकिन मेरी चेतना 25 साल की नहीं है। उसमें पता नहीं कितने सालों की स्मृतियां दर्ज हैं जिसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है। तो आपको नहीं लगता कि मैं इनफैक्ट ये हजारों साल को अपने अंदर समेटे हुए हूं, मैं इसे जी रहा हूं? तो आपको अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी या इसे स्वीकार करने में अब ज्यादा हिचक नहीं होनी चाहिए कि मैं भले वर्तमान में हूं लेकिन मेरे अंदर इतिहास धड़क रहा है। धड़कनें जो है वो मेरी इतिहास की हैं। मैं अपने इतिहास से परे बिल्कुल भी नहीं हूं। दोस्तों, 1990 के बाद जब ये फेसबुक और ये सब धीरे 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 इंटरनेट का ज़माना आता चला गया तो आप देखेंगे कि इसमें कैसे कमाल की बातें होने लगी हैं। तो भारत से आपको मालूम है कि 1850 के आसपास अंग्रेज़ों ने, जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, हमारे यहाँ से बहुत से मज़दूरों को अलग अलग जगह पर काम करने के लिए भेजा है ना, जिसमें आप नाम सुनेंगे अक्सर। मॉरिशस में हमारे मजदूर गए, फिजी में हमारे लोग भेजे गए, ट्रिनिडाद टोबैको में हमारे लोग गए, ऐसे मतलब बहुत से देश थे जहां हमारे भारतीय गए। राइट, इन्हें भारतवंशी कहा जाता है। अब वहाँ गए, फिर आने की स्थिति नहीं बनी तो वहीं रह के वहीं बस गए और अब वो बहुत अच्छी स्थिति में है, राजनीति में भी है, बिजनेस में भी है। मतलब उनकी जो स्थितियां हैं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इनसे बहुत से देशों में मैं बाकायदे गया हुआ हूँ। सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब आपने सुना होगा। 2-3 देश तो मैं गया भी हुआ हूँ और कई दिन फिर वहाँ भारतीयों से काफ़ी इंटरेक्शन भी हुआ। ये सब बहुत अच्छी स्थिति में है। अब ये मज़ेदार बात है कि जब इंटरनेट ने उन्हें ये सुविधाएं दी तो ये सब आप देखेंगे कि एक बहुत विचित्र सी चीज़ हुई कि ये सब अपनी रूट की खोज में, यानी कि अपनी जड़ों की खोज में भारत आने लगे। जड़ों की खोज में कहना चाहूँगा। जड़ों की खोज का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज थे वो कहाँ से गए थे, किन स्थानों से गए थे, वो उन स्थानों पर जाने लगे, खोज करने लगे। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भावुक हो जाइए, और वो ये 1850 की बात कर रहा हूँ। और ये खोज कब कर रहे हैं? 2000 के बाद ये चीज़ बहुत तेजी से शुरू हुई। 150 साल बाद, 150 साल बाद वो अपनी जड़ों को ढूंढ रहे हैं कि हमारे पूर्वज किस गांव से गए थे और उनके रिश्तेदार वहाँ कौन कौन लोग हैं। उनसे वो मिल करके भावुक हो जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, गले लगा करके उनसे लिपट लिपट करके रोते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम अपने पूर्वजों को उस तरीके से नहीं देख पाए, समझ पाए, लेकिन इन्हीं को देख करके, इन्हीं से मिल करके हम इस बात का एहसास कर लें कि एज इफ मानो कि हम अपने पूर्वजों से ही मिल रहे हैं। तो अब ये बताइए कि ये 150 साल के जो आप वर्तमान में जिन लोगों को मिल रहे हैं, जो अपने पूर्वजों की तलाश कर रहे हैं, और इन्हीं पूर्वजों को आप कह सकते हैं कि रूट, जड़ों की तलाश करना, मतलब पूर्वजों की तलाश करना, ये क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं? ये वर्तमान में ही नहीं जीना चाहते। वर्तमान में तो हम जी ही रहे हैं, लेकिन हम अपने इतिहास को समेटकर, इतिहास को लेकर वर्तमान में जीना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा इतिहास है, ये इतिहास हमारे जो वर्तमान की जो जड़ें हैं, ये जो वर्तमान की जो जड़ें हैं, इन वर्तमान की जड़ों को रस प्रदान करता है। इतिहास
इतिहास हमारे वर्तमान को रस प्रदान करता है। जैसे कि एक पेड़ जो होता है उसकी जड़ें होती हैं, और उसकी जब जड़ें जमीन में होती हैं तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से रस खींच करके और उस पेड़ को हरा भरा रखती है। तो हम वर्तमान में तो ठीक है खड़े हैं, लेकिन ये हरा भरा रहे उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसे रस मिलता रहे। और उसे रस कहाँ से मिलेगा? उसे रस इतिहास से मिलेगा, उसे रस अपने पूर्वजों से मिलेगा, और वह उनकी खोज कर रहा है। और इसमें बड़ा रस मिलता है, खोज में ही रस मिलता है। और जब मिल जाए तो फिर बात क्या है? मतलब आप स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने एप्पल कंपनी खड़ी कर दी। आप स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी उठा करके देखिए कि किस तरीके से वो खोज में, अपने माता पिता की खोज में, हालांकि वो एक को ही जानते थे, किस किस तरीके से उन्होंने खोज की कि मेरे कौन है, मेरे पिता कौन है। ये खोज उन्होंने की। और केवल यही नहीं, मैं आपको एक फिल्म का नाम बताना चाहूंगा, और वो है लायन फिल्म। ये आधी हिंदी और आधी इंग्लिश में है। लायन फिल्म की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप समझ जाएंगे, इंग्लिश भी इसकी बहुत आसान है। मित्रों, खंडवा एक जगह है, मध्य प्रदेश में है ये खंडवा। ये खंडवा की सही घटना पर आधारित है। खंडवा का नाम अगर आपने सुना हो, या जो किशोर कुमार और अशोक कुमार जो सिंगर और जो फिल्म एक्टर रहे हैं, वो यहीं के रहने वाले थे। दोनों भाई हैं, अशोक कुमार किशोर कुमार। खंडवा में हम लोग इनके घर पर गए थे, वहाँ माथा टेक करके हम लोग आए थे किशोर कुमार के घर पर। खंडवा ये वो जगह है। तो यहाँ एक घटना घटित हुई थी जो सही घटना पर आधारित है ये फिल्म। और हुआ ये था कि यहाँ के जो एक बच्चा था वो बिछुड़ गया, और फिर एक फैमिली जो ऑस्ट्रेलिया की फैमिली थी वो उसे लेकर के चली गई, है ना। वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में रहने लगा, पलने बढ़ने लगा, लेकिन उसको किसी तरह से पता लग जाता है कि मैं अपनी माता पिता की संतान नहीं, मुझे इंडिया से लाया गया है। और फिर वो इंटरनेट के माध्यम से खोज करने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ से हूँ। उसे कुछ नहीं मालूम, उसे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं इंडिया से हूँ। और कैसे कैसे अद्भुत तरीके से अंततः वह इस बात का पता लगा लेता है कि मैं कहाँ से हूँ, और केवल कहाँ से ही नहीं हूँ बल्कि मेरे माता पिता कौन हैं, और फिर वह इनसे मिलने आता है। और यहाँ तक कि वो जो लड़का है, जिस दंपत्ति ने इनको गोद ले रखा था, वो भी इसके साथ आते हैं। और ये बिल्कुल सही घटना है, ये कहानी नहीं है, ये फिल्म जरूर है लेकिन कहानी नहीं है। अब आप देखिए कि वो लड़का जो अपने माता पिता से बिछुड़ चुका है, उसकी स्मृतियों में भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा था तभी वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसको कुछ याद नहीं है। थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी स्मृतियां हैं, क्योंकि इतना छोटा भी नहीं था जब वो बिछड़ा था, तो मेरी समझ से 6-7 साल का तो रहा होगा। उन स्मृतियों को जोड़ जोड़ करके और क्या क्या करके अद्भुत फिल्म है। तो अब आप देखिए कि ये जो खंडवा को ढूंढ रहा है ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, क्यों ढूंढ रहा है, किस चीज़ को ढूंढ रहा है मित्रों, तो फिर आपको लगेगा कि वह कुछ नहीं, अपने इतिहास को ही तो ढूंढ रहा है, और किसी चीज को ढूंढ नहीं रहा है। वह जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। और सच पूछिए तो भारतीय दर्शन में जो है ना कि हु एम आई, मैं कौन हूं। अब आध्यात्मिक फील्ड में ठीक है, वो चलिए ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म का अंश हूँ, वो हम लोग एक अलग लेवल पर बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है कि जो लायन का जो नायक है, जो हीरो है, जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, तो वो ये देखना चाहता है कि इतिहास में मेरी जड़ें कहाँ हैं। तो दोस्तों, मैंने एक पॉइंट यहाँ केवल आपको सिद्ध किया है। याद रखिए, इतिहास को जानने का मतलब है स्वयं को जानना। आप इसको इसी रूप में लीजिएगा, स्वयं को जानना। राइट। आइए अब मैं कुछ दूसरे पॉइंट्स पर आता हूं। दोस्तों, जो इतिहास होता है, मुझे लगता है कि ये जो इतिहास है, और कुछ नहीं, कभी कभी तो महसूस होता है कि ये हमारा जो अतीत है, नो डाउट वो अतीत ही है, अतीत का स्मृति कोश है। स्मृति कोश, अतीत में जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से घटी हैं, वो कितना सही है कितना गलत है वो एक अलग मुद्दा है। उन सब का एक मेमोरी चिप है, डॉक्यूमेंटेशन है। इतिहास हमें यही तो बताता है कि उस समय क्या 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 हुआ। राइट। इसका मतलब है कि इतिहास स्मृति कोश है, और जो किताब है, जो पुस्तक है, आपकी जो इतिहास की जो पुस्तक है, यह पुस्तक एक प्रकार से एक झरोखा है, एक खिड़की है। एक
खिड़की है, और जब हम इस खिड़की से देखते हैं तो हमें अतीत के दृश्य दिखाई देते हैं। अतीत के दृश्य दिखाई दे। जब इस झरोखे से आप झांकते हैं तो आप अपने अतीत को जानते हैं। और इसको हमने अभी देखा, हमने तो अभी दूसरे थोड़े से संदर्भ में देखा कि मैं जो कुछ भी हूं बेसिकली अपने इतिहास का संकलन ही हूं। मैंने इसे सिद्ध करने की कोशिश की है। और आप देखेंगे कि जब आप इस आधार पर इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास को पढ़ने की आपकी दृष्टि बदल जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतिहास नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपनी ही कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं खुद को ही जानना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गुप्त काल के तहत मैं विक्रमादित्य को जानना चाह रहा हूँ, या मौर्य काल के अंतर्गत मैं सम्राट अशोक को जानना चाह रहा हूँ, या मैं गौतम बुद्ध को जानना चाह रहा हूँ। आपको लगेगा कि नहीं, मैं खुद को ही समझना चाह रहा हूँ। और खुद को समझने के बाद चीज़ें कितनी बदल जाती हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं और पुस्तक के झरोखों से जब अतीत को झांकते हैं तो हमें अतीत के दृश्य दिखाई देते हैं। अब अतीत के जो दृश्य दिखाई देते हैं, आप देखिए कि अब अतीत के दृश्य में आपको क्या होता है। फिर से आपको घटनाएं दिखाई दी। चलिए हम समय को छोड़ देते हैं। जब कोई भी घटना आप घटित होती है के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं तो आप देखिए दो चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी ही मिलेंगी। पहला तो यह कि जो अतीत की घटना थी, नंबर 1, कि यह घटना क्यों घटित हुई, इसके पीछे कारण क्या थे, ये आप पढ़ते हैं, राइट। इसके बाद फिर इसी में आपको दूसरा तथ्य ये पढ़ने को मिलता है कि ये जो घटना घटी थी तो फिर इसके परिणाम क्या हुए, इसका नतीजा क्या हुआ। आपको हर घटना के साथ फिर ये दो बातें जानने पढ़ने को मिलेंगी कि घटना क्यों घटित हुई और फिर उसके परिणाम क्या हुए, राइट। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम इन घटनाओं के बारे में नहीं जानते तो हम यह नहीं जान सकते कि कोई भी घटना क्यों घटित होती है, उसके परिणाम क्या होते हैं। और अगर हम जानते हैं तो किसके माध्यम से जानते हैं, वह सिर्फ इतिहास के माध्यम से जानते हैं। और इतिहास क्या है, स्मृति कोश है, क्योंकि उसके मेमोरी में ये घटनाएं और उसके परिणाम सारी चीजें सुरक्षित हैं, राइट। अब हमको ये पता लग गया कि घटनाएं, किस तरह की घटनाएं इसलिए घटित होती हैं और उसके परिणाम ये होते हैं, ठीक है। तो अब हमने अतीत में ये देखा और अतीत से हमको एक तरह से फार्मूला मिल गया, एक सूत्र मिल गया। इतिहास ने हमें एक फार्मूला दे दिया, सूत्र दे दिया कि घटनाएं इन कारणों से घटित होती हैं, और जब घटित होती हैं तो फिर उनके ये परिणाम होते हैं। यह फार्मूला हमें मिल गया, और यह फार्मूला मिला हमें अपने इतिहास से, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, चलिए मैंने यहां से ये फार्मूला ले लिया। मैं रह क्या रहा हूं, कहां रहा हूं, मैं वर्तमान में रह रहा हूं। रहने का जो मेरा स्थान है वो वर्तमान में है, क्योंकि देखिए अब हम जो भी एक्शन करते हो तो वर्तमान में ही कर सकते हैं ना। मैं वर्तमान में रह रहा हूं और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह मैं भविष्य के लिए कर रहा हूं, भविष्य के लिए। देखिए जो करना होता है वह भविष्य के लिए होता है, और जो मैं कर रहा हूं वो वर्तमान में कर रहा हूं, वर्तमान में कर रहा हूं भविष्य के लिए। हो गया क्लियर? क्या आपको फ्रेंड्स सोच के देखिए कि ये नहीं लगता कि मैं अब वर्तमान में जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मुझे कैसे करना चाहिए ताकि मुझे सही तरीके से परिणाम मिल जाए, क्योंकि भविष्य के लिए तो मैं अच्छे परिणामों की कल्पना करके ही कर रहा हूं ना। तो मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनमें क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए, इसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास सबसे अच्छी लाइब्रेरी है? क्योंकि इतिहास क्या है, इतिहास को अगर आप दूसरे रूप में देखेंगे तो इतिहास एक प्रकार से मानवीय अनुभवों का संकलन है। उसमें तो मानवीय अनुभव दर्ज है ना, घटनाएं क्यों हुई और उसके परिणाम क्या हुए वो तो मनुष्य का अनुभव ही है। तो मानवीय अनुभव यहाँ दर्ज है।
तो आपको नहीं, अब मेरी ज़िंदगी 25 साल की अभी है और तो मेरी 25 साल के ही अनुभव से मैं फ़ायदा ले सकता हूँ बस। लेकिन अगर मैं इतिहास में जाता हूँ तो आप बताइए कि इतिहास में तो मेरे पास हजारों साल के अनुभव संचित हैं, संकलित है। तो मैं जब उन्हें पढ़ता हूँ और समझता हूँ और देखता हूँ तो आपको क्या नहीं लगता कि मैं अपने वर्तमान के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी बना सकता हूँ? और अगर मैं वर्तमान के लिए अच्छी पॉलिसी बना लूँगा तो मेरा भविष्य संवर जाएगा। लेकिन ये तो तब होगा ना जब मैं इतिहास को सिर्फ एक शुष्क विषय के रूप में न ले लूँ। इतिहास को मैं इस रूप में लूँ कि वहाँ जो भी घटना घटित हुई है वो मेरे पूर्वजों के अनुभव का कोश है ना, इंसाइक्लोपीडिया है, एक्सपीरियंसेस का इंसाइक्लोपीडिया है, जहाँ घटनाएं दर्ज हैं, उनके कारण दर्ज हैं, उनके परिणाम दर्ज हैं, उनमें फिर क्या संशोधन किया वो दर्ज है। और सच बात है कि पूरा का पूरा जो इतिहास है, पूरा का पूरा जो विकास है, अब आप इतिहास को थोड़ा सा इस रूप में देखने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली वह विकास दर्ज है। इतिहास मूलतः घटनाओं का ही लेखा जोखा नहीं है, बल्कि अब आप घटनाओं को अब थोड़ा सा नाम बदल दीजिए, विकास। विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें क्या रुकावटें आई, कौन कौन सी बाधा वाली शक्तियां थी, जो बाधा डाल रही थी, फिर उन शक्तियों पर विजय कैसे पाई गई। क्या हम रामायण से कुछ नहीं सीखते? क्या हम महाभारत से कुछ नहीं सीखते? मतलब जो भी इतिहास के जो भी धर्म ग्रंथ चाहे क्यों ना हो, मिथक क्यों ना हो, कहानी किस्से ही क्यों ना हो, हम यही सीखते हैं ना। और उस वहाँ से सीख कर हम अपने जीवन के लिए कुछ मापदंड स्थापित करते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है। तो आप अब इतिहास को विकास में कन्वर्ट कर दीजिए। और जब हम विकास में कन्वर्ट करते हैं तो अब आप देखिए कि सारी चीज़ों के इतिहास होते हैं। अब मैं एक अलग बात कह रहा हूँ, और वो ये बात है कि अभी तक तो मैंने कहा कि हम सबके इतिहास से, मतलब व्यक्ति का इतिहास है, जो हमारे मॉरिशस और सूरीनाम गए हुए लोग ढूंढ रहे हैं, अपनी जड़ों को ढूंढ रहे हैं, वो अपने इतिहास को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मित्रों, जब हम विकास की बात करते हैं और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इतिहास फिर केवल राज्य का इतिहास नहीं है, या यूं कह लीजिए कि केवल राजाओं का इतिहास नहीं है कि आप देख रहे हैं कि ठीक है, गुप्त मौर्य का वंश रहा, फिर गुप्त वंश रहा, फिर फलाना वंश रहा, फिर फलाना वंश रहा। ये केवल उनका इतिहास नहीं है। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं के साथ साथ, राज्यों के इतिहास के साथ साथ आप समाज का भी इतिहास पढ़ रहे होंगे। और केवल समाज का इतिहास ही नहीं पढ़ेंगे, आप संस्कृति का भी इतिहास पढ़ेंगे, आप कला का भी इतिहास पढ़ेंगे। ये सब आपके इतिहास के विषय हैं। मतलब इतिहास अपने आप में एक ऐसा विषय है, मतलब यूं कह लीजिए कि एक ऐसा आईना है कि जो भी उसके सामने आएगा आईना उसको दिखा देगा। जैसे हम आईना में क्या देखते हैं, देखिए सामान्यतया तो हम यही कहते हैं कि हम आईना में अपना चेहरा देखते हैं, राइट? क्या हम अपने बाल नहीं देखते? क्या हमने कान में नाक में कुछ पहन रखा है तो हम वो नहीं देखते? क्या आईना में जब हम अपना चेहरा देखने जाते हैं तो हमारी बैकग्राउंड को नहीं दिखाता वहाँ? चाहे अगर एक कैलेंडर टंगा है दीवार में तो क्या आईना उसको मना कर देता है कि नहीं नहीं, चूंकि आप चेहरा देखना चाहते हैं तो मैं सिर्फ वही दिखाऊंगा? ऐसा नहीं होता ना। यानी कि आईना सारी चीज़ों को दिखाता है, बावजूद इसके कि हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं। जो भी उसके जद में है, जो भी उसकी सीमाओं में है, जो मिरर है उन सभी को प्रतिबिंबित करेगा। दोस्तों, इतिहास भी उसी तरह का एक दर्पण है, एक मिरर है। याद रखिए कि उसका संबंध केवल राजा महाराजाओं की कथाओं और गाथाओं से नहीं है, क्योंकि राजा महाराजा पूरे के पूरे उस समय की जो व्यवस्था होती है उसको नियंत्रित करने वाली प्रमुख शक्ति थी, इसीलिए वो केंद्र में है बस। अदरवाइज तो जो समाज की परिधि में जो दूसरी चीज है, परिधि में क्या, समाज के तहत जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब इतिहास में दर्ज हैं। तो अगर मैं समाज का विकास जानना चाह रहा हूं तो क्या बिना इतिहास के जान सकता हूं? आप समाजशास्त्र पढ़ करके देखिए, आदमी की उत्पत्ति हुई और फिर कैसे वो जंगली युग से लेकर के वर्तमान युग तक पहुंचा, तो आप इतिहास ही पढ़ रहे हैं ना समाज का। आप संस्कृति का समाज पढ़ते हैं, वैदिक काल को पढ़ेंगे, फिर बौद्ध काल को पढ़ेंगे, फिर आगे चल करके दूसरे काल को पढ़ेंगे। तो आप संस्कृति पढ़ रहे हैं तो आप क्या संस्कृति का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं?
आप कला में किसी को चाहे म्यूजिक के बारे में जानना चाहे कि म्यूजिक का विकास कैसे हुआ, नृत्य का विकास कैसे हुआ, तो आप कैसे जानेंगे? विकास का मतलब ही है इतिहास। इतिहास के अलग अलग चरण को हम विकास कह लेते हैं बस। लेकिन इतिहास और विकास को आप सोचे कि कोई अलग अलग है दोनों, कि मैं इसको अलग से पढ़ूंगा, मैं इसको अलग से पढ़ूंगा, तो यह तो कतई संभव नहीं है ना, संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, इतिहास की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यह एक ऐसा विषय है, इतना व्यापक विषय है, जो अपने समय, अपने काल, काल की संपूर्णता को प्रतिबिंबित करता है। काल की संपूर्णता, वो काल के किसी एक अंश को प्रतिबिंबित नहीं करता कि ठीक है मैं इसको ही दिखाऊंगा। उसमें पूरा का पूरा काल समाया रहता है, काल समाया रहता है, पूरा का पूरा युग समाया रहता है, उस समय की सारी चीजें समाई रहती हैं। और आप कल्पना करके देखिए कि अगर आपको उनकी जानकारी मिल जाती है तो आप कितने एनरिच हो जाते हैं, कितने समृद्ध हो जाते हैं। कल्पना करके देखिए, मतलब हमारा जो ज्ञान कोश है, हजारों साल के अनुभवों को लेकर चलने वाला कोश बन जाता है। वो सब मेरी पूंजी बन जाती है। मतलब इतिहास बेसिकली मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी पूंजी है मित्रों। इसलिए यह देखा गया है कि जिनको इतिहास की जानकारी है वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल हुए हैं, जिनको इतिहास की जानकारी है। और यदि वह व्यक्ति राजनेता है तो उसकी सफलता इस बात तक ही सीमित नहीं रही है कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इस रूप में भी उसकी ख्याति रही है कि ये जो राजनेता है ये बहुत अच्छा राजनेता रहा है, या यूं कह लीजिए कि ये बहुत सफल राजनेता रहा है। सफल राजनेता इसलिए रहा है क्योंकि वो इतिहास को जानता है, उसको मालूम है कि समाज का विकास कैसे होता है, समाज कैसे आगे बढ़ता है, लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। उसको सारे उस जो इक्वेशंस हैं, जो समीकरण है, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसको समाज के जीवन के मालूम है। समाज को छोड़ दीजिए, उसको जीवन के सारे गुणा भाग मालूम है, क्योंकि इतिहास जीवन ही है। इतिहास जीवन से अलग नहीं है। हम विषय के रूप में जब कह देते हैं तो बात अलग है कि फिर वो हमें एक विषय दिखाई देता है। मित्रों, जैसे अगर हम अपने संदर्भ में चलिए बात करें, तो मैं जो अपनी तरफ से महसूस करता, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ल्ड लेवल के स्टेट्समैन रहे हैं, है ना, विश्व स्तर के नेता रहे हैं। तो इनके जो इतिहास बोध था वो बहुत ज़बरदस्त था। आपको मालूम है कि इन्होंने तो विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास पर किताबें लिखी। भारत एक खोज नेहरू जी की लिखी हुई है, विश्व इतिहास की झलक नेहरू जी की लिखी हुई है। दोस्तों, यहाँ मैं जरा सा सुभाष चंद्र बोस जी को भी याद करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस ICS में, इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए थे, जिसको हम IAS आज कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसमें सेलेक्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, इंडियन पिलग्रिम्स के नाम से, है ना, भारतीय तीर्थ यात्री आप कह सकते हैं। उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जब वो ICS की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए तो उस समय उनको 9 विषय पढ़ने थे। देखिए, आज भी आपको इतने सारे विषय पढ़ने होते, तो उस समय भी उनको 9 विषय पढ़ने थे। अलग अलग विषय उन्होंने पढ़े, और फिर आपको मालूम है कि बाद में उन्होंने ICS से रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, ICS से रिज़ाइन कर दिया। तो अब ये लगेगा कि यार ये जो 9 विषय थे, ये 9 विषय तो बेकार हो गए, इसका तो अब कोई अर्थ नहीं है, पढ़ने का क्या मतलब हुआ। न तो वो नौकरी में है, ICS को भी उन्होंने छोड़ दिया, और ये फालतू के विषय में उन्होंने माथापच्ची की। लेकिन देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या बात कही। मैं उन्हीं के शब्द आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, है ना सर, आप सुने। उन्होंने कहा कि पूरे 9 के 9 तो नहीं, विषय के बारे में वो बात करें कि पूरे 9 के 9 तो नहीं, लेकिन राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ब्रिटिश एवं आधुनिक यूरोपीय इतिहास जैसे विषयों का ज्ञान आगे चलकर मेरे बहुत काम आया। अब आप देखिए कि क्या कह रहे हैं। इसमें दोनों इतिहास उन्होंने शामिल किए हैं, ब्रिटिश एवं आधुनिक यूरोपीय इतिहास। मैं आपको बता दूं, कुछ समय भारतीय इतिहास के पढ़ाने जैसी कोई बात इंग्लैंड में नहीं थी, तो आप ये मत सोचिएगा कि भारतीय इतिहास तो उन्होंने मेंशन किया ही नहीं, है ना, क्योंकि हमारे पास उस तरह से इतिहास लिखित नहीं हुए थे, सब्जेक्ट के रूप में वो तैयार नहीं हुआ था। अब आप देख लीजिए कि वो कह रहे कि सीधे कि ब्रिटिश एवं आधुनिक यूरोपीय इतिहास जैसे जो विषय थे आगे चलकर मेरे जीवन में बहुत काम आया।
क्योंकि जब जिसमें इतिहास बोध आ जाता है, इतिहास बोध का मतलब है कि उसमें अब बहुत अधिक व्यावहारिक ज्ञान आ गया है। वो जानता है कि क्या क्या करने से क्या क्या होता है, तो उसकी जो नीतियां वो जो नीतियां बनाता है वो इतिहास बोध से भरी हुई नीतियां होती हैं, वो ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। और अगर आप डिसीजन सही ले रहे हैं, नीतियां सही बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जीवन में आप सफल हैं ही। तो याद रखिए कि इतिहास एक ऐसा मृत विषय नहीं है जिसे आप पढ़ करके भूल जाएंगे। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ करके आप अपने अंदर रहते हैं, वो मरता नहीं है, बल्कि इतिहास का जो विषय है, या कह लीजिए कि इतिहास का जो ज्ञान है, या विषय का जो ज्ञान है, ये सच पूछिए ये बोध में बदल जाता है, बोध में बदल जाता है। ये आपका एक विजडम बन जाता है। यहाँ जो विषय का जो सिंपल सा जो नॉलेज है, या कह लीजिए जो विषय की जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आगे चल करके धीरे धीरे विजडम में तब्दील हो जाती है, बोध में तब विषय बदल जाता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं, जो आगे चल करके आप लेक्चर से सुनेंगे, नो डाउट कि आप एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ऐसा सब कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो तो है ही, हमारा मुख्य उद्देश्य वही है, जैसे सुभाष चंद्र बोस का था। लेकिन आप ये कतई मत भूलिएगा कि आप एक ऐसे विषय को पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी चेतना का अंग बनेगा और जिसे आप आगे चलकर जिएंगे, आगे चलकर जिएंगे। मित्रों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि हम ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करते हैं। ऐतिहासिक स्थल, राइट? आप किसी महल को देखते हैं, महल को देखने जाते हैं, तो जब आप यहाँ जाते हैं तो देखिए, एक तो यह है कि आप आर्किटेक्ट को देख लीजिए, उसके सीधे आप उसकी वास्तुकला को देख लीजिए, अच्छा ये बना था, ये बना था, ये तो एक स्तर हुआ। लेकिन जैसे ही आप इस ऐतिहासिक स्थल पर पहुंच करके उसे अनुभव करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि अरे यहाँ कभी इस तरह की स्थितियां रही होंगी, यहाँ राज दरबार लगता होगा, यहाँ लोग बैठते होंगे, यहाँ नृत्य होते होंगे तो कैसे घुंघरुओं की आवाज़ गूंजती होगी, यहाँ रोशनियाँ होती होंगी। तब आप देखिए ये जो महल है, महल क्या है, आप एक तरीके से कह लीजिए कि ये जो खंडहर है, आपको देखते ही देखते यह जो खंडहर है, इसमें से धड़कनें सुनाई पड़ने लगेंगी, धड़कनें सुनाई पड़ने लगेंगी। आपका जो पूरा का पूरा इसको देखने का जो स्वाद है, जो टेस्ट है इस महल को, बदल जाएगा। आपको अगर ज़्यादा संवेदनशील हुए तो आपको ध्वनियाँ सुनाई देने लगेंगी, हालांकि उसकी कोशिश मत कीजिए, लेकिन आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। आपके दिमाग में वो दृश्य इमर्ज होने लगेंगे, मानो कि ये जो महल है, जो खंडहर है, ये जीवित हो उठा हो। अब आप देखिए कि ये जो खंडहर जो जीवित हो उठा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो इतिहास का टुकड़ा है, इस ऐतिहासिक स्थल को लेकर के जो भी धारणा है, वो अभी जीवंत रूप में मौजूद है। और यहाँ आने के बाद जैसे होता है कि बीज को, तब तक बीज अंकुरित नहीं होगा जब तक कि उसमें पानी न डालें, आप उसमें नमी न दें। तो बीज के रूप में तो इतिहास मौजूद था, लेकिन अब जैसे वो उस स्थान पर पहुंचा है तो उसमें पानी का छिड़काव हो गया है। तो अब वो जो बीज है, जो सीड है, अब वो सीड अंकुरित होने लगा है और आप इतिहास को जीने लगे हैं। इसलिए मित्रों, आप देखेंगे कि जो ऐतिहासिक स्थलों को देखने का जो आनंद है, वो लोग ज़्यादा अच्छे से उठा पाते हैं जो इनफैक्ट इतिहास को जानते हैं। उनके देखने का तौर तरीका बिल्कुल बदल जाता है। मैंने तो देखा है कि ऐतिहासिक स्थलों पर पता लगा कि एक आदमी घंटों वहीं खड़ा है, और ये नहीं कि वो कोई वहाँ की कला को देख रहा है, नो, वो केवल महसूस कर रहा है, वो आनंदित हो रहा है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, वो अपनी जड़ों से जुड़ गया है, उसको रस मिल रहा है, रस आ रहा है। दोस्तों, इतिहास की ये ताकत है और ये उसकी बहुत बहुत ही जबरदस्त ताकत है। और इस ताकत की आप मतलब छोटी ताकत मत मानिए। इतिहास को जब आप इस तरीके से लेकर चलेंगे, इतिहास आपके लिए बहुत अद्भुत हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आखिरी में एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, वो उसे थोड़ा सा और देख लीजिए। मैं जानबूझ करके ये बात कह रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि जो इतिहास है वो बेसिकली अतीत है, नो डाउट।
मैं अगर अतीत को जी रहा हूं तो इसका एक अर्थ हुआ कि मेरे अंदर अतीत ग्रस्तता है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा यहां क्लियर कर दूं। और दूसरा है कि मैं अतीत को जी रहा हूं लेकिन मेरे अंदर अतीत ग्रस्तता नहीं है, मेरे अंदर इतिहास बोध है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इस थोड़े से फर्क को समझ लीजिए बस। अतीत ग्रस्तता का मतलब है कि जो मैं अपने अतीत का के द्वारा ग्रस लिया गया हूं। ग्रस लिया गया हूं का मतलब मैं अपने अतीत का गुलाम बन गया हूं, राइट। गुलाम बन गया हूं का मतलब है कि मैं अपने अतीत को बिल्कुल सही मानता हूं, बिल्कुल परफेक्ट मानता हूं। मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। जो मेरा इतिहास रहा है वो गोल्डन रहा है, वह स्वर्णिम रहा है और वही सब कुछ है, और मैं चाहता हूं कि वर्तमान में भी वही सब कुछ हो। दोस्तों, या अगर मेरे अंदर यह दृष्टि आ जाती है तो यह मुझे रूढ़िवादी बना देती है, रूढ़िवादी बना देती है। याद रखिए, यह मुझे आत्मतुष्ट कर देती है। आत्मतुष्ट का मतलब है कि मेरा अतीत तो बड़ा अच्छा था, मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे होता है ना कि लोग अपने पूर्वजों के नाम पर डिंग हाँकते रहते हैं, भले अब वो कुछ न कर रहे हैं, वो कुछ करने लायक नहीं है। ठीक है, हमारा अतीत स्वर्णिम रहा है लेकिन हम जी तो वर्तमान में रहे हैं ना। तो हम अतीत से रस ग्रहण करें और अपने वर्तमान को सुनहरा बनाएं। मतलब अतीत को फिर से उस तरीके से जीने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर अतीत में कुछ प्रगतिशील तत्व हैं तो डेफिनेटली हम उनको लें, क्योंकि इतिहास को देखिए, मैंने यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये विकास यात्रा है। ये लगातार विकसित होती है, बढ़ती हुई आती है। और मैं इसे विकास यात्रा मान करके चलता हूं तो जो इतिहास है मेरे अंदर एक बोध बन जाता है, एक प्रज्ञा बन जाती है, एक समझ बन जाती है कि मैं अपने इतिहास को बहुत अच्छे से समझता हूं। उसके कुछ स्वर्णिम तत्व हैं, स्वर्णिम तथ्य हैं, तो साथ ही साथ उसकी कुछ कमजोरियां भी रही हैं। मैं अपने इतिहास को बहुत अच्छे से जानता हूं, उसकी मुझे बहुत अच्छी समझ है। तो अगर मेरे अंदर ये समझ आ जाती है तो फिर इतिहास, सच पूछिए तो मुझे मुक्त करती है। अतीत ग्रस्तता जहां मुझे बंधन में बांधती है, मुझे रूढ़िवादी बना देती है, वहीं इतिहास बोध मुझे मुक्त करती है, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें जान रहा हूं। इसके ब्लैक पक्ष को भी जान रहा हूं कि इसके काला अध्याय इसके क्या रहे हैं, और इसके मैं व्हाइट पक्ष को भी जान रहा हूं, यानी कि गोल्डन पक्ष को भी जान रहा हूं। यानी कि मैं इसके वीकनेसेस भी जानता हूं और मैं इसके स्ट्रेंथ्स भी जानता हूं। इसकी क्या कमजोरियां रही हैं और इसकी क्या शक्तियां रही हैं, मैं दोनों को जानता हूं। और उन दोनों को जानने के बाद फिर मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। तो मैं इतिहास का गुलाम नहीं बनता, बल्कि इतिहास से दोस्ती निभाता हूं, उसे हाथ मिला करके मैं अपने वर्तमान को श्रेष्ठतम रूप देना चाहता हूं। तो जो इतिहास बोध होगा वह मुझे मुक्त करेगा, और मुक्त होने का ही मतलब है कि मैं उदार बनूंगा। ये नहीं कि मेरा इतिहास सर्वोत्तम है, मेरा इतिहास स्वर्णिम है, उसमें कहीं कोई खामी ही नहीं है। अगर मैं ऐसा समझता हूं तो ये मेरी अतीत ग्रस्तता है, और अतीत भी यहाँ इतिहास ही है। दोस्तों, तो जो इतिहास, लेकिन जब इतिहास बोध अगर मुझे है तो मुझे मुक्त करेगा, वह मुझे उदार बनाएगा। और अगर मैं मुक्त होकर के, उदार होकर के अपने लिए कोई फैसला करूंगा या जीवन जीऊंगा तो सीधी सी बात है कि वह मुझे भविष्योन्मुख बना देगा। भविष्योन्मुख, या कि मेरा जो भविष्य है वह बेहतर ही होगा। मैं भविष्य की ओर लगातार बढ़ता चला जाऊंगा, मेरा फ्यूचर बेहतर होगा। मेरी पीठ पर अतीत है लेकिन उसके स्वर्णिम तत्व हैं। मैं ऐसा नहीं कि अतीत से बिल्कुल मुक्त हो गया हूं, एकदम छोड़ नहीं रहा हूं। जैसे जड़ें हैं, तो जड़ें ये थोड़ी है कि पेड़ को बढ़ने से रोकती हैं कि तुम ऊपर मत जाओ। वो तो ये कहते हैं कि तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हें रस प्रदान कर रही हूँ। तुम जितने लंबे हो सकते हो लंबे हो, जितने मोटे हो सकते हो मोटे हो, जितने मजबूत बन सकते हो बनो, जितनी शाखाएं फैला सकते हो फैलाओ, जड़ में रहो। तो इतिहास बोध जड़ से जुड़े रहने की बात है, और इतिहास ग्रस्तता स्वयं को जड़ बना लेने की बात है, जड़ कर लेने की बात है। इन दोनों में बहुत फर्क है। और याद रखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप देखिए कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो,
पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इतिहास का इस्तेमाल करती हैं या इतिहास को लेकर चलती हैं, इस्तेमाल शब्द नहीं कहना चाहिए, इतिहास को लेकर चलती हैं। ये केवल भारत की बात नहीं है, ये दुनिया के जितने भी राजनीतिक दल हैं आप उनको देखिए। आप दो राजनीतिक दल बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अखबारों में आपको पढ़ने को भी मिलेगा। वो राजनीतिक दल क्या होते हैं, दो शब्द आप अक्सर सुनते होंगे। एक को कहा जाता है दक्षिणपंथी, जिनको हम कहते हैं राइटिस्ट, और दूसरे को हम कहते हैं उदारपंथी, या कुछ लोग इसे वामपंथी भी कह देते हैं, हालांकि वामपंथी शब्द कम्युनिस्ट के लिए आ गया है। उदारपंथी, इनको हम कहते हैं लेफ्टिस्ट। अब ये जो दक्षिणपंथी हैं, इसका मतलब है कि ये अतीतग्रस्त हैं, एग्जैक्ट नहीं। अब उनकी अनुपात है ना, मतलब उसको अब मैं बिल्कुल ये नहीं मान करके चलूँगा कि जो कह रहे हैं वो 100% गलत ही है, या उदारपंथी जो कह रहे हैं वो 100% सही ही। हम उस विवाद में नहीं जा रहे हैं। मैं तो आपको केवल एक वो रूप बता रहा हूँ ताकि आप अतीतग्रस्तता और इतिहास बोध को समझ सकें। तो दक्षिणपंथी वो होते हैं जिनका जो चरित्र है या जिनका जो इतिहास के प्रति जो झुकाव है, आप कह लीजिए, वो थोड़ी सी ग्रस्तता के करीब ज़्यादा है। और ये जो उदारपंथी हैं, ये वो राजनीतिक दल होते हैं जिनका झुकाव आप यूं कह लीजिए कि बोध के प्रति ज़्यादा है। बस ये फर्क होता है। अब वो इतिहास की व्याख्या कैसे करते हैं, इतिहास को कैसे लेके चलते हैं, इतिहास को ज्यों के त्यों रूप में पुनर्जीवित करना चाहते हैं या इतिहास को थोड़ा सा अलग रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, देखिए वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग बात है। वैसे मित्रों, इतिहास के बारे में एक ये भी कहा जाता है, एक फिलासफर हुए हीगल, आपने नाम सुना होगा। हीगल ने एक बात कही थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। उन्होंने ये कहा था कि आदमी ने इतिहास से केवल यही सीखा है कि उसने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। अब आप देखिए कि मैं अभी तक कहता आ रहा हूँ, अतीतग्रस्तता, इतिहास बोध, स्मृतियों का कोश और बहुत अच्छा अनुभव का खजाना, हमारी लाइब्रेरी, और इतिहास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हीगल जो हुए हैं, हीगल ये कहते हैं कि इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। ये इस रूप में कहा जाता है फ्रेंड्स कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, एक साइकिल होता है। क्योंकि इतिहास में जब आप घटनाओं को लेकर के चलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे अब ये तो 200 साल पहले घटना घटी थी, अब नाम बदल गए हैं, स्थान बदल गए हैं, पात्र बदल गए हैं, लेकिन लगभग जो घटनाओं के मूल में है वो वही चीज़ें हैं जो 200 साल पहले घटी थी, जो 500 साल पहले घटी थी। तो उसके आधार पर कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। और अगर वही गलत घटनाएं फिर से घटित हो रही हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। जैसे अगर हिटलर जैसे लोगों को ले लें तो आप कह सकते हैं कि इतिहास से कुछ नहीं सीखा उसने, क्योंकि देखिए अब जो हिटलर था वो तानाशाह हो गया था, है ना, वो बिल्कुल यहूदियों के खिलाफ हो गया था। जबकि इतिहास में कितने ऐसे प्रसंग उसके सामने भरे पड़े थे, मौजूद थे, कि जब उसने देखा कि तानाशाहों का पतन ही हुआ है। आप किसी समुदाय, किसी जाति को इस तरीके से नेस्त नाबूद नहीं कर सकते जिस तरह से आप करने जा रहे हैं। अगर शासक के अंदर घृणा और इतनी ज़्यादा ईर्ष्या का भाव है तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। इतिहास में तो इस तरह की कितनी घटनाएं दर्ज हैं विश्व इतिहास में, लेकिन उसने कुछ नहीं सीखा ना, और वो वही बन गया। तो ये भी एक कथन है कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखा, इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से आदमी कुछ नहीं सीखता। ये एक हीगल का एक कथन है, लेकिन मित्रों ये उतना भी सच नहीं है ना। इतिहास से आदमी ने सीखा ही है, और जहाँ तक सीखने और न सीखने की बात है, देखिए तो व्यक्तिगत होता है। अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो मैं सीख सकता हूँ, और नहीं सीखना चाहता तो मैं नहीं सीखूंगा। इतिहास क्या, मैं किसी चीज़ से नहीं सीखूंगा। तो मित्रों, ये मैंने कुछ बातें आपको इतिहास के बारे में बताई हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, सच बताऊं कि इतिहास मेरे बहुत ही प्रियतम विषयों में से एक विषय है। मैं प्रियतम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ऐसा मैं नहीं जानता हूँ। जब 11वीं तक मेरा विषय इतिहास रहा है, मैं ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। हम लोगों के समय में ना 11th के बाद कॉलेज होता था, 11th फाइनल होता था, फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता था, इसलिए मैंने 11वीं शब्द प्रयोग किया। 11वीं तक मेरा इतिहास रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन में मैंने इतिहास नहीं लिया। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि जब आपका इतना प्रीतम विषय था तो आपने ग्रेजुएशन में इतिहास क्यों नहीं लिया? मैंने इसलिए नहीं लिया मित्रों कि पता नहीं उस समय मेरी क्या धारणा थी या मैं कैसे सोचता था। मुझे लगता था कि नहीं,
नए नए विषय पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा विषय पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होगा। फिर से मैं इतिहास को पढ़ लूँगा तो इतिहास को थोड़ा सा ज़्यादा जान जाऊँगा, लेकिन जो दूसरे विषय हैं मेरे एकदम छूट जाएंगे। तो मैंने फिर अर्थशास्त्र लिया, जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। हिंदी लिटरेचर लिया, थोड़ा बहुत आप पढ़ते हैं। मैंने कहा कि नहीं, लिटरेचर बड़ा अच्छा विषय रहेगा, हिंदी लिटरेचर लिया। फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, और मैं आपको बताऊं कि उस समय तक सिविल सर्विस वगैरह दूर दराज तक दिमाग में नहीं थी। दिमाग में क्या था, जानते ही नहीं थे कि सिविल सर्विस क्या होती है। फिर इसके बाद मैंने एमए हिंदी लिटरेचर से किया, और जब सिविल सर्विस में सब्जेक्ट लेने की बात आई तो फिर से मैंने अपने उस प्रीतम से मुलाकात करना सही समझा, और मैंने उसमें फिर हिस्ट्री ली। तो एक प्रमाण के तौर पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इतिहास मेरे लिए मेरा बहुत ही प्रिय विषय है। और अभी भी जब भी इतिहास की कोई अच्छी किताब आती है, चाहे वो नॉवेल फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, या इतिहास की हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें पढूं। और मैं इनफैक्ट सच पूछिए तो मैं इतिहास को, मैं कहना चाहूँगा, मैं पढ़ता नहीं हूँ। ये मतलब ये मेरी आदत सी हो गई है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं इतिहास को इनफैक्ट जीता हूँ। जब भी मैं इतिहास पढ़ता हूँ मैं उस युग में पहुँच जाता हूँ, उन परिस्थितियों में अपने आप को शामिल कर लेता हूँ जहाँ वो इतिहास घटित हो रहा है। फिर मुझे वो इतिहास की जो पुस्तक है वो सच पूछिए तो वो संजय की तरह मालूम पड़ने लगती है। उस संजय की तरह जो धृतराष्ट्र के पास बैठकर और युद्ध क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में बता रहा था। मतलब इतिहास मेरे लिए एक ऐसी किताब बन जाती है, एक ऐसा संजय बन जाता है, एक ऐसा संदेश देने वाला बन जाता है, जो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में मुझे बता रहा है, मुझे सुना रहा है। और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना तो मेरा एक तरीके से मतलब ये कह लीजिए कि जीवन जीने का एक अंदाज है। कहीं भी अगर मुझे सामान्य सा भी ऐतिहासिक स्थल मिल जाए, यानी कि जो इतिहास प्रसिद्ध हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं उसे महसूस करना चाहता हूँ, और मैं महसूस थोड़ा बहुत कर भी लेता हूँ। तो जीवन के वो जो क्षण होते हैं, महसूस करने वाले जो क्षण होते हैं, वो तो बहुत ही अद्भुत होते हैं। तो मैं ऐसे अवसर को क्यों छोड़ूं। तो दोस्तों, मैंने इतिहास के बारे में कुछ बातें आपसे की हैं, और आपने महसूस किया होगा कि इन बातों में इतिहास कहीं भी नहीं है। मैंने इतिहास के बारे में कोई बात नहीं की है। इतिहास के बारे में मैंने एक नए अंदाज से आपका परिचय कराया है, नए स्वरूप की आपको जानकारी दी है। ये बताया है कि हम खुद ही इतिहास हैं, और जिस दिन आप अपने अंदर ये भावना ले आएंगे, आप ये बोध ले आएंगे, तब आप देखेंगे कि जब आप इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब को पढ़ने का अंदाज आपका बिल्कुल बदल गया है। आपको अब उस विषय में रस आने लगा है, उस विषय से आपकी मोहब्बत हो गई है, और बस रस आने लगे, मोहब्बत हो जाए तो फिर वो विषय आपका अपना हो गया है। आप देखेंगे कि आप उसे फिर आसानी से भूल नहीं पाएंगे, और इतिहास आपका प्रिय विषय हो जाएगा। मित्रों, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने आगे के लेक्चर्स में जब मैं किसी भी टॉपिक पर आपसे बात करूं तो उसमें रस पैदा करने की कोशिश करूं, लेकिन ऐतिहासिक सत्यों और तथ्यों के साथ। ये नहीं कि फिर मैं वहां अपनी तरफ से अपने ढंग से इतिहास लिखूंगा। नॉट एट ऑल, आई एम नॉट हिस्टोरियन। मैं इतिहासज्ञ नहीं हूँ, मैं केवल एक इतिहास का एक छोटा सा शिक्षक हूँ। तो वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इतिहास के दायरे में रह करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोचकता के साथ इतिहास से परिचय करा सकूं। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मुझे नहीं मालूम कि यह टॉपिक आपको कैसा लगा होगा, लेकिन विश्वास तो मेरा ज़रूर है कि इतिहास के बारे में जो अभी तक आपकी धारणा थी वो ज़रूर बदली होगी। थोड़ी सी ही सही, शुरुआत हो गई है बदलाव की। और जब आप आगे के लेक्चर सुनेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब इतिहास में आपको नई चीज़ें झिलमिलाती हुई दिखाई देंगी, और इतिहास आपका प्रिय विषय हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।